नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए शुभम तिवारी का। स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि हमने हर्यक वंश स्टार्ट कर दिया था। हर्यक वंश में हमने बिंबिसार को पढ़ लिया। हमने सबसे पहले मगध के उत्कर्ष के साथ ही देखा किस तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले कुछ पुराण मानते हैं कि बृहद्रथ वंश माना जाता है उसको, या फिर पहला वंश हर्यक वंश माना जाता है कुछ साहित्यों के अनुसार। तो उसके बाद हमने पढ़ा था बिंबिसार के बारे में कि बिंबिसार ने किस माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और किस तरीके से उसने अपने क्षेत्र में सुदृढ़ता लाने के लिए प्रयास की। ठीक है, किस तरीके से उसने मित्रता बनाई लोगों के साथ, अपने दूत भेजे, इस बारे में हमने पढ़ा था। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने 500 वैवाहिक संबंध स्थापित किए जिनके माध्यम से उसकी क्षेत्र में सुदृढ़ता आई, उसके जो क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार किया उसने अपना। ठीक है, तो आज हम बिंबिसार के बाद पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अजातशत्रु के बारे में हम एक पहले खाका तैयार कर लेते हैं, एक भूमिका बना लेते हैं कि हम अजातशत्रु के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था और ये 492 से 460 तक शासन करता है ईसा पूर्व। अब इसमें हम जब भूमिका बनाते हैं तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसका साम्राज्य विस्तार, यह आक्रामक साम्राज्य विस्तार के लिए नीति होती है जो वो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रशासनिक नीति, और अंत में हम देखेंगे इसके धर्म के बारे में। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम अजातशत्रु को कंप्लीट करेंगे। अब अजातशत्रु के बारे में जब हम देखते हैं मूल रूप से, तो इसके जीवन परिचय के बारे में हमें इतना पता चलता है कि इसको पितृहंता कहा जाता है, या इसका नाम कुणिक भी मिलता है। पितृहंता और कुणिक, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसके नामों में थोड़ा सा द्वंद्व देखा जाता है कि इसने अपने पिता की हत्या की भी थी वास्तव में या नहीं। तो एक कहानी चलती है, कुछ साहित्यों के हिसाब से अलग अलग बताते हैं। उसमें चलता है ऐसा कि जो अजातशत्रु रहता है, अजातशत्रु बिंबिसार को कैद कर लेता है उसके जीवन काल में। जब वो कैद कर लेता है तो वहां पर जो इसकी माँ रहती है, अजातशत्रु की माँ कौन रहती है, लिच्छवी की जो चेलना रहती है, ये माँ रहती है। ठीक है, इसकी माँ कौन थी, चेलना। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, जो बिंबिसार की वाइफ रहती है। जो जेल में बिंबिसार की सेवा शुश्रूषा करती है चेलना, ठीक है, जिसका नाम वैदेही वासवी भी मिलता है। ठीक है, तो ये इसको जेल में डालता है जब बिंबिसार को अजातशत्रु। तो क्या होता है कि वो बहुत यातनाएं देता है अजातशत्रु बिंबिसार को। ठीक है, अपने पिता को बहुत यातनाएं देता है, बहुत प्रताड़ित करता है। तो एक बार क्या होता है, जब उदयन गिर जाता है, उसके हाथ में चोट आ जाती है, तो अजातशत्रु को बहुत दुख होता है। तो वो खाना खाते हुए भी उसका जो गंदा हाथ रहता है वो मुंह में ले लेता है। ठीक है, तो उसी तरीके से उसकी माँ कहती है कि जब आप इतने छोटे थे तब आपके पिता भी आपको इसी तरीके से प्यार करते थे। तो इसका हृदय परिवर्तन होता है अजातशत्रु का। तो ये जब जाता है उसको जेल से रिहा करने के लिए, तब बिंबिसार देख के घबरा जाता है कि कहीं ये मुझ पे और तो सितम नहीं करने वाला है और जुल्म तो नहीं करने वाला है। तो वो या तो चाकू घोंप कर या जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। जो आत्महत्या वाला कंसेप्ट है ये जैन साहित्य बताते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि अजातशत्रु ने ही मारा था उसको। ठीक है, ये कौन बताता है, अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा, ये कौन बताता है, ये बौद्ध धर्म बताते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मत देखे जाते हैं कि उसने आत्महत्या की थी कि या फिर इसने खुद मारा था। इसमें द्वंद्व रहता है। प्राचीन काल के ऐसे ज्यादा साहित्य हमें नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें इन दोनों विचारधाराओं पर जाना होगा। ठीक है, तो अपन एक कहानी याद रख लेते हैं कि किस तरीके से अजातशत्रु ने अपने पिता को परेशान किया या मृत्यु। ठीक है, तो ये रहा इसके जीवन के बारे में। अपन ने पिता के बारे में देखा, इसकी माँ के बारे में देखा, इसका नाम पितृहंता मिलता है या कुणिक मिलता है। ठीक है, ये इसका बेसिक सा परिचय हो जाता है। अब क्या होता है कि
जो इसकी ये सत्ता प्राप्ति हुई है, सत्ता प्राप्ति के लिए इसको कहा जाता है कि इसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत थी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से ही ये अपने पिता की हत्या करता है। उसी के माध्यम से यह सत्ता का संघर्ष देखा जाता है, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष देखा जाता है। इसी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक नैतिकता का जो पतन हो गया था, प्रारंभिक चरण में ही देखते हैं हम, जब मगध का उत्कर्ष हो रहा है तो मगध के उत्कर्ष के साथ ही राजनीतिक नैतिकता का पतन, राजनीतिक नैतिकता का पतन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, अपने पिता की हत्या की। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें अजातशत्रु के जीवन परिचय से पता चलती हैं, कि किस माध्यम से उसने सत्ता संघर्ष के माध्यम से सिंहासन पर अधिकार किया। अब हम इसके साम्राज्य विस्तार को देखते हैं। जब हम साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमें दो संघर्ष मिलते हैं। एक तो कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ और एक मिलता है लिच्छवियों के साथ, ठीक है। तो पहला कौशल के साथ और दूसरा लिच्छवी के साथ। जब बिंबिसार की हत्या कर देता है अजातशत्रु, तो जो कौशल के राजा रहते हैं प्रसेनजित, ये उसके रिलेटिव रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं बिंबिसार के, ये इसके भी अजातशत्रु के भी रिश्तेदार रहते हैं, एक हिसाब से मामा रहते हैं, ठीक है। तो वो काशी वापस ले लेते हैं। जब वो काशी वापस ले लेते हैं तो अजातशत्रु उन पर अटैक कर देता है, अटैक करता है। तब पहले तो काशी और कौशल दोनों साथ में लड़ते हैं, लेकिन जब बाद में उनको लगता है कि अब नहीं जीत सकते हैं, ठीक है, अजातशत्रु से, तो क्या करते हैं, वो काशी दे देते हैं, राज्य का 2/3 हिस्सा देते हैं, राज्य का 1/3 हिस्सा दे देते हैं, और अपनी बेटी वजीरा के साथ, वजीरा इसके साथ विवाह करते हैं अजातशत्रु का, ठीक है। क्या क्या कर दिया, काशी दे दिया, राज्य का 1/3 हिस्सा दे दिया, और बेटी वजीरा के साथ विवाह कर दिया अजातशत्रु का, ठीक है। तो ये मेजर चीज रही कौशल के साथ। अब क्या होता है, ये पहली साम्राज्य विस्तार के कारण रहा, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है क्या, दूसरी चीज देखी जाती है लिच्छवी के साथ। जो लिच्छवी गणराज्य था बहुत ही मजबूत गणराज्य था, इसको हरा पाना अजातशत्रु के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि लिच्छवियों की जो शक्ति थी वो गणराज्य के माध्यम से थी, या फिर वहां कोई एक व्यक्ति शासक नहीं था, यहाँ पर बहुत सारे जो गण होते थे, गणों के माध्यम से शासन का चुनाव होता था, इसलिए बहुत शक्तिशाली संघ माना जाता था, ठीक है। तो लिच्छवी एक तो संघ था, ठीक है। अब क्या होता है कि इनको तोड़ने के लिए अजातशत्रु अपना एक जो अमात्य होता है, अमात्य कौन, अमात्य मतलब मंत्री, वर्षकार या वशस्कार, दोनों नाम मिलते हैं इसके, इसको भेजता है। उस समय पे महात्मा बुद्ध थे ना, जो महात्मा बुद्ध कहाँ पे थे, महात्मा बुद्ध राजगृह में अपने ध्यान में मग्न थे, या वहां पे अपना प्रचार कर रहे थे बौद्ध धर्म का। तो अजातशत्रु वर्षकार या वशस्कार को भेजता है महात्मा बुद्ध के पास। वो कहता है आप जाओ और पूछ के आओ कि हमें लिच्छवी विजय प्राप्त कैसी होगी, लिच्छवी को हम कैसे जीत सकते हैं। तो क्या करते हैं, जब बुद्ध के पास जाते हैं तो बुद्ध 7 प्रश्न के माध्यम से अपने जो शिष्य रहता है उनका, बुद्ध का, उससे 7 प्रश्न पूछते हैं। 7 प्रश्न किस तरीके के रहते हैं, वो कहते हैं कि क्या लिच्छवी में महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार होता है, क्या लिच्छवी में जो वृद्ध लोग हैं उनसे राय ली जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, क्या सभी को एकता का भाव है। तो ये 7 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, किससे, वर्षकार के सामने आनंद से। अब जब आनंद उनसे कहता है कि बिल्कुल सब चीजें इक्वल मिलती हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। तो ये 7 प्रश्नों के जवाब जब वर्षकार के सामने आनंद देता है कि हाँ सब ठीक चलता है वहां पर, तो वो कहते हैं ऐसी स्थिति में कभी भी किसी भी संघ को हराना नामुमकिन होता है। तब वर्षकार को समझ में आता है कि जो लिच्छवी की सबसे बड़ी ताकत रहती है वो एकता रहती है,
वो सारे मिलजुल कर रहते हैं, इसी वजह से वो सबसे मजबूत संघ है। ये जाके बताता है अजातशत्रु को, अजातशत्रु से कहता है कि इनकी एकता को तोड़ना पड़ेगा पहले, तब जाकर हम लिच्छवी को तोड़ पाएंगे, लिच्छवी को विजय कर पाएंगे। अजातशत्रु क्या करता है, अजातशत्रु एक रणनीतिक चाल चलता है और वो बताता है कि वर्षकार उसके मध्य विवाद हो गया है, वर्षकार को नगर से निष्कासित कर दिया जाता है, साम्राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है, मगध से उसको भगा दिया जाता है, ठीक है। ये षड्यंत्र के तहत होता है। और जब ये प्रोसेस चल रही होती है तो वो जाके वैशाली चला जाता है। वैशाली में वो 3 वर्ष तक रहता है, वर्षकार 3 वर्ष तक रहता है और पता लगाता है कि किस तरीके से इनकी सेना काम करती है, किस तरीके से। जब वैशाली के लोगों को विश्वास हो गया कि वर्षकार को वास्तविकता में भगा दिया है, वास्तविकता में पद से हटा दिया है, ठीक है, तब जाके क्या करता है, 3 साल बाद वो सारी खुफिया जानकारी अजातशत्रु तक पहुंचा देता है। अजातशत्रु इसका फायदा उठाता है, ये इनकी एकता में फूट डाल देता है वर्षकार, ठीक है, एकता को तोड़ देता है। और जब ये लोग विखंडित हो जाते हैं तब जाके अटैक करता है अजातशत्रु। जब अजातशत्रु लिच्छवियों पर अटैक करता है तो 2 नए अस्त्रों का उपयोग करता है। कौन कौन से 2 नए अस्त्र आप लोग ने देखे होंगे इनको, रथमूसल और महाशिलाकंटक। रथमूसल और महाशिलाकंटक, रथमूसल और महाशिलाकंटकों का उपयोग बाहुबली फिल्म में किया गया है। जब रथमूसल वो होता है कि रथ दौड़ता जाता है और उसके आगे एक चक्र लगा होता है, ठीक है, जिससे लोग सामने आते हैं तो कटते जाते हैं, उसका यूज किया, ठीक है। और महाशिलाकंटक जो गोला फेंकने वाली एक मशीन रहती है जो बाहुबली फिल्म में देखी है अपन ने, तो ये महाशिलाकंटक और रथमूसल 2 नए अस्त्र इन्वेंट किए उसने। इनने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लिच्छवी को हराने में, ठीक है। तो ये जो जानकारी है, कहानी पूरी याद नहीं रखनी है अपन को, इसमें ये याद रखना है कि लिच्छवी के खिलाफ वर्षकार को भेजा गया था, रथमूसल और महाशिलाकंटक का यूज किया था। ये युद्ध चला 16 साल, 16 साल युद्ध चला, ठीक है, 16 साल युद्ध चलता है। 16 साल के बाद लिच्छवी पर विजय पाता है ये, ठीक है। तो ये इसके साम्राज्य विस्तार के 2 कारण रहे या 2 साधन रहे, किस माध्यम से उसने कौशल को और लिच्छवी को हराया, ठीक है। अब हम प्रशासनिक रूप से देखते हैं कि प्रशासनिक रूप से क्या किया इसने। जब हम प्रशासनिक रूप से देखते हैं तो इसने राजगृह का सुदृढ़ीकरण करवाया। इसको आवश्यकता क्या पड़ी राजगृह को सुदृढ़ करवाने की? इसको आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो अवंती का राजा था, अवंतीवर्धन, ये बहुत शक्तिशाली राजा होता है, ठीक है, बहुत शक्तिशाली राजा होता है और इस पर अटैक करने की सोचता है, किस पर, अजातशत्रु पर। तो यहाँ अवंती का डर होता है, इसको अवंती का डर होता है, अवंती का राजकुमार अवंतीवर्धन होता है। अवंती के डर की वजह से कि ये अटैक ना कर दे, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये राजगृह का निर्माण करवाता है, राजगृह का सुदृढ़ीकरण करवाता है ताकि इसकी राजधानी सेफ हो जाए। तो प्रशासन के तौर पे इतना काम करता है। और दूसरी चीज ये जो पटना है या पाटलिपुत्र में एक महल बनवाता है, ठीक है। महल कब बनवाता है ये? जब लिच्छवियों पर आक्रमण करना होता है तब पाटलिपुत्र में एक महल का निर्माण करवाता है। आगे चल के पाटलिपुत्र को डेवलप कौन करवाता है? उदयन करवाता है, ये हम उदयन में पढ़ेंगे। तो ये इसके प्रशासन का काम रहा कि इसने अवंती के डर से राजगृह का सुदृढ़ीकरण करवाया और पाटलिपुत्र में महल का निर्माण करवाया, ठीक है। ये इसके प्रशासन के काम रहे। और आखिरी धर्म आ जाता है। हमें पता है कि धर्म के मामले में इसने सभी धर्मों के प्रति समान भाव की नीति अपनाई। इसने किसी भी धर्म को इतना महत्व नहीं दिया, अपनाया नहीं, लेकिन इसने क्या किया, इसके समय ही 483 में बौद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है, बौद्ध महापरिनिर्वाण। जब महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है तब ये बौद्ध संगीति का आयोजन करवाता है, पहली बौद्ध संगीति का, ठीक है। फर्स्ट बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, कहां पर होता है? 483 में होता है। कहां पर होता है? सप्तपर्णी गुफा है वहां पर। कहां पर है ये सप्तपर्णी गुफा? ये मिलती है हमें राजगृह में।
इसके साथ ही इसकी अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। महाकश्यप अध्यक्षता करते हैं। और अजातशत्रु के समय होती है इसमें सुत्तपिटक और विनय पिटक, इन दोनों का संकलन होता है। ये हम सारा बौद्ध धर्म के बारे में जब पढ़ा था, बौद्ध धर्म की वीडियो में पढ़ चुके हैं। सुत्तपिटक का आनंद करता है संकलन और विनय पिटक का उपालि करता है। ठीक है, ये मेजर चीजें हुई धर्म से संबंधित। ये बेसिकली हमने देखा कि अजातशत्रु किस प्रकार से धर्म को मानता था या किस हिसाब से इसने अपने धर्म का पालन किया। ठीक है, हमने इसके बारे में एक बेसिक सी मोटी मोटी जानकारी बना ली, क्या क्या पॉइंट्स इसमें शामिल करने हैं अजातशत्रु में, इसके बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं हम, अजातशत्रु के बाद आता है इसका पुत्र उदयन। उदयन भी कुछ जो देखता है वही करता है, इसी प्रकार की विचारधारा लेके पैदा होता है। वो भी अपने पिता की हत्या करता है। वो पिता की हत्या के साथ ही वो पितृहंता की कैटेगरी में शामिल हो जाता है और इसी के लेगेसी को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो जब हम उदयन की बात करते हैं तो उदयन के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता है पढ़ने को। उदयन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उदयन के बारे में एक तो सबसे पहली चीज ये रहती है कि वो जैन मतावलंबी है। ठीक है, उदयन ने शासन किया 460 से 445 बीसी। ठीक है, जब उदयन के बारे में हम देखते हैं तो उदयन ने क्या किया? उदयन ने सबसे पहले तो अजातशत्रु की हत्या की। अजातशत्रु की हत्या, अजातशत्रु की हत्या करता है क्योंकि जो देखेगा वही सीखेगा। ठीक है, अजातशत्रु की हत्या करके ही ये गद्दी पे बैठता है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज इसमें ये जानना जरूरी है कि ये इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है, ये इसकी दूसरी उपलब्धि थी। तीसरी चीज क्या होती है इसमें? तीसरी चीज करता है ये जैन धर्म का अनुयायी होता है, ये जैन मतावलंबी। ठीक है, जैन मतावलंबी होता है ये। ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक हमें स्पष्ट रूप से किसी भी धर्म को किसने फॉलो किया ये पता नहीं था। ठीक है, ये स्वीकार करता है जैन धर्म को फॉलो करना। ठीक है, ये हो गया। चौथी चीज क्या पढ़ते हैं हम इसमें हम देखते हैं कि इसका जो क्षेत्र विस्तार था, क्षेत्र उत्तर में हिमालय से दक्षिण में छोटा नागपुर तक, छोटा नागपुर पठार तक, ये इसका क्षेत्र विस्तार था। इसमें बहुत कुछ ज्यादा जानकारी हमें मिलती नहीं है उदयन के बारे में। उदयन के बारे में लिखा भी शायद कम गया है। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा कि इसने अजातशत्रु की हत्या की, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और जैन मतावलंबी था। ठीक है, हिमालय से छोटा नागपुर क्षेत्र तक इसका विस्तार होता था। ये बेसिकली हमने हर्यक वंश के शासकों के बारे में पढ़ा। उदयन के बाद 2-3 शासक और आते हैं जिसमें अलग अलग नाम मिलते हैं। अनिरुद्ध नाम मिलता है, अनिरुद्ध बनता है इसके बाद कुछ समय के लिए। उसके बाद आता है मुंडक, मुंडक के बाद आता है नागदशक। नागदशक इसका अंतिम शासक होता है। नागदशक की हत्या करता है कौन? शिशुनाग। शिशुनाग नागदशक की हत्या करता है और हर्यक वंश को समाप्त कर देता है। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। नागदशक समाप्त हो जाता है, शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। इस तरीके से आज हमने हर्यक वंश के 2 राजाओं, बाकी राजाओं के बारे में पढ़ा। अपन ने अजातशत्रु, उदयन के बारे में पढ़ा। 2 वीडियोज में हमने हर्यक वंश समाप्त कर लिया है। अब हम कल पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।